हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का पेपर बहुत ही ज्यादा नजदीक है और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर सामाजिक विज्ञान में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, प्लीज आप सामाजिक विज्ञान पर कोई वीडियो बनाइए। तो आज का ये वीडियो सामाजिक विज्ञान के लिए है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान पूरा जो है एक ही वीडियो में खत्म कर दिया जाएगा, 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा और ये हमारा लास्ट वीडियो है क्योंकि अब आपका पेपर नजदीक है। अब जो मैं पढ़ा दूंगा उसको दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, याद रखना, ठीक है। आपका ये जो सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चंस है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे, ठीक है। और जो आपका 7 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर है ना, उसमें 100% आएगा। आप लोग ये क्वेश्चंस पूरा तैयार कर लो। अगर आपको भी सामाजिक विज्ञान में 100 में 95% लाना है, 100 में 95 मार्क्स लाना है, तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी तैयार कर लो। ये हमारा महा मैराथन वीडियो है, मतलब एक ही वीडियो में सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक क्लास में सारे टॉपिक, सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे, चाहे वो आपके महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय हो, चाहे महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय, चाहे महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय, मानचित्र संबंधित प्रश्न, आपके सारे क्वेश्चंस एक ही वीडियो में, इसी वीडियो में सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके इस वीडियो को बनाया गया है और एक वीडियो में आपका सारा कुछ खत्म कर दिया जाएगा। आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र के लिए ये वीडियो चारों चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रहेंगे, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, साथ में मानचित्र वाले प्रश्न भी रहेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना और सामाजिक विज्ञान में आप 95% बिल्कुल पक्का कर लो, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस वीडियो का लाइक का टारगेट मैं बहुत ही कम रखूंगा, ओनली 5000 लाइक, ठीक है। तो जल्दी से लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो हम लोग सबसे पहले महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न से शुरुआत करेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरे बुक में आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सारा इस वीडियो में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आप 20 में 20 नंबर लाओगे भाई सामाजिक विज्ञान में, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा वो बोर्ड पेपर में 100% आएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको सारे मोस्ट इंपोर्टेंट एक ही साथ बताने वाला हूं। और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल 3 स्टार वाले प्रश्न हैं, 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा। और आपके ये बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, पूरे बुक में से मैंने लिया है, तो आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पहले लाइक कर देना, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना ताकि सारे आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प मिल सके, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। जो हमारी फ्रांसीसी क्रांति है, फ्रांसीसी की क्रांति जो है वो उसका प्रारंभ किस वर्ष हुआ, सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यानी कि का वाला 1788 ईस्वी या 1789 ईस्वी या 1790 या फिर 1787। तो माय डियर स्टूडेंट, जो फ्रांसीसी क्रांति है उसका प्रारंभ कब हुआ था? 1789 ईस्वी में। कब हुआ था? 1789 ईस्वी में हमारी जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, ठीक है। जो 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, ये याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, सारे ऑब्जेक्टिव आज आप लोग क्लियर कर लो ताकि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? यंग इटली सोसाइटी जो है इसका संस्थापक कौन था? गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, कावूर या मैथ्सनी? तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक जो था वो मैथ्सनी था, ठीक है, मैथ्सनी। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर सेकंड और सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसका श्रेय इन चारों में से किसे दिया जाता है? तो सभी स्टूडेंट को पता होगा कि जर्मनी का एकीकरण मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है और जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, ये सारा पढ़ा रखा है, ठीक है। तो जर्मनी के एकीकरण का श्रेय इन चारों में से किसे दिया जाता है? तो ऑप्शंस आपके पास हैं, ऑटो वन बिस्मार्क, काइजर विलियम प्रथम, हिटलर या मैथ्सनी। तो जो हमारा जर्मनी का एकीकरण का श्रेय हमारा ऑटो वन बिस्मार्क को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? ऑटो वन बिस्मार्क को जो है जर्मनी के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ या राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ उसका क्या नाम है, ठीक है। जर्मनी, इटली, फ्रांस या इंग्लैंड? राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ है माय डियर स्टूडेंट? तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ जो है वो फ्रांस से हुआ है। कहां से हुआ है? फ्रांस, ठीक है। तो फ्रांस से राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ और यहां से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग आते हैं। यहां ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अगर आप लोग यार कसम से ये क्वेश्चन तैयार कर लिए ना, तो फिर आप लोग बहुत ही अच्छे मार्क्स लाओगे सामाजिक विज्ञान में, ऑब्जेक्टिव का जो क्लियर हो जाएगा। नेपोलियन का पराजय कब हुआ? 1814 में, 1815 में, 1816 में, 1817 में। नेपोलियन का पराजय कब हुआ? 1815 में। कब हुआ था? 1815 में हमारे जो नेपोलियन है उनका पराजय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई। यहाँ सवनीय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? भाई सवनीय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था उसमें महात्मा गांधी जी ने नमक को इतना महत्व क्यों दिया? नमक का प्रयोग अमीर तथा गरीब सभी करते हैं, या भोजन का अभिन्न हिस्सा है, या नमक तैयार करने का सरकार का एक अधिकार था, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो तो इसमें जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि नमक का जो प्रयोग है वो अमीर गरीब कैसे भी लोग हैं सभी लोग करते हैं। अगर भोजन में फूड में नमक ना हो तो उसका स्वाद बेकार है, ठीक है। तो वैसे ही नमक पर इसलिए दिया गया कि भाई नमक इतना कम, अब तो बहुत सस्ता है देखते होंगे, तब इसकी जो है कीमत बहुत ज्यादा थी क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा कर लगा दिए जाते थे। सवनीय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? सवनीय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1920 में, 1927 में, 1930 में, 1935 में। तो सवनीय अवज्ञा आंदोलन जो है वो 1930 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1930 में हमारा जो है सवनीय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि चौड़ी चौड़ा कांड किस वर्ष घटित हुआ? चौड़ी चौड़ा कांड हमारा किस वर्ष घटित हुआ था? 1920 में, 1921 में, 1922 में, 1925 में। तो चौड़ी चौड़ा कांड आपको बताना है माय डियर स्टूडेंट। तो चौड़ी चौड़ा कांड जो है वो हमारा 1922 में घटित हुआ था। कब? 1922 में हमारी चौड़ी चौड़ा कांड घटित हुआ था। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं। आज आपने ये सारा पढ़ लिया तो मैं गारंटी लेता हूं कि ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़कर आओगे भाई सामाजिक विज्ञान में। ऐसे में आपको हर एक सब्जेक्ट का प्रोवाइड करा रहा हूं, हिंदी का ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग देख लेना, ठीक है। प्लेलिस्ट बन गया है और वैसे भी आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लेना, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ? या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जानती हूँ 1885 में, 1904 में, 1857 में, 1855 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1885 में किया गया था। कब किया गया था? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसका कथन था? कहने का मतलब जो स्वराज्य है हमारा स्वयं का जो राज्य है, स्वराज्य का मतलब स्व मतलब स्वयं, राज्य मतलब राज्य, स्वयं का राज्य। तो स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? गोपाल कृष्ण ने, बाल गंगाधर तिलक ने, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो ये जो कहा था वो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि भैया स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ठीक है। ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आओ। यहाँ महामंडी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? महामंडी जो हमारा महामंडी है उसका प्रारंभ हमारा किस वर्ष हुआ था? मतलब किस वर्ष में हमारा महामंडी हुई थी? 1919 में, 1924 में, 1929 में, 1934 में। तो महामंडी माय डियर स्टूडेंट, महामंडी का जो प्रारंभ है वो हमारा 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में हमारी जो महामंडी है उसकी प्रारंभ हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा क्योंकि मैंने एक एक डाउट को क्लियर करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 में अगर आपको डाउट है तो देखो डाउट क्लियर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन है माई डियर स्टूडेंट, वाशिंगटन, जिनेवा, न्यूयॉर्क या ऑस्ट्रिया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वो हमारा न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय हमारा न्यूयॉर्क में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 तक समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 माय डियर स्टूडेंट, इसमें पूछ रहा है प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? जो प्रथम विश्व युद्ध है, फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार है, ठीक है। तो ऐसे हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार भी हुआ था, बहुत ही ज्यादा खतरनाक ये सारे थे, बट इसका प्रारंभ कब हुआ था वो आपको बताना है। 1914 में, 1939 में, 1939 में, 1919 में, 1942 में।
तो ये जो हाई प्रारंभ हुआ था ये 1914 में हुआ था। कब हुआ था? 1914 में। तो क्वेश्चन नंबर 13 तक समझ में आ गया। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछ रहा है कि जो हमारा अफ्रीका है, अफ्रीका में रीडर पेस्ट क्या था? अफ्रीका में एक बीमारी फैली थी जिसे हम लोग रीडर पेस्ट कहते हैं। तो ये एक जानवर भी नहीं था, एक घटना भी नहीं था, ये एक क्या था, एक खेल भी नहीं था, एक बीमारी था। जो रीडर पेस्ट है एक बीमारी था, ठीक है, जिसमें क्या हुआ था कि 90% जो है जानवर की मृत्यु हो गई थी। बहुत ही खतरनाक था बीमारी ये जानवरों के लिए, और 90% जानवरों की मृत्यु हो गई थी, केवल 10% बचे थे। 10% में भी बहुत सारे राजा ने उसको कब्जा कर लिया, बहुत ही कम जानवर बचे थे। तो ये रीडर पेस्ट जो था एक भयानक बीमारी था और बहुत ही खतरनाक था, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुआ? जो हमारी औद्योगिक क्रांति है उसका प्रारंभ किस देश से हुआ? औद्योगिक क्रांति तो सभी को पता होगा किस देश में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले हुई। अमेरिका में, रूस में, इंग्लैंड में, चीन में। तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या है कि औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो इसका हमारा सही आंसर है इंग्लैंड। कहाँ से हुआ था? इंग्लैंड से हमारा जो है औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ था। कहाँ से? इंग्लैंड से, ठीक है। तो हमारा इंग्लैंड सही है, गा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है और आप लोगों को बिल्कुल से समझ में आ गया होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश से में हुई? पुनर्जागरण की शुरुआत हमारा किस देश में हुआ था? रोम में, इटली में, ब्रिटेन में, ऑस्ट्रिया में। तो भैया जो पुनर्जागरण है उसकी जो शुरुआत है वो हमारा इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली में हमारा पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी। और हमारा 16 नंबर क्वेश्चन का खा वाला ऑप्शन सही है, इटली, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूं ताकि आपका सारा क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो सके। 17 नंबर क्वेश्चन है, पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? जो पेरियार जो है रामास्वामी नायकर कौन थे, ये आपको बताना है। तो ये एक वैज्ञानिक थे या एक शिक्षाविद थे या समाज सुधारक या लेखक थे? तो जो पेरियार हैं, रामास्वामी जी हैं, वो जो नायकर थे वो हमारे एक समाज सुधारक थे। कौन थे? एक समाज सुधारक थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारा 17 नंबर क्वेश्चन का गा वाला ऑप्शन सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। कौन सा इन चारों में से जो एक मिट्टी का प्रकार नहीं है? काली है, पीली है, लेटराइट है, सीमेंट है। देखो काली मृदा तो पाई ही जाती है, तो ये एक प्रकार है, पीली भी है, लेटराइट भी है, बट सीमेंट जो है एक हमारा मिट्टी का प्रकार नहीं है, एक कच्चा माल है, ठीक है, जो कि हमारे पत्थर वगैरह इन सबको पीसकर बनाया जाता है, चूना पत्थर। तो ये हमारा 18 क्वेश्चन हो चुके हैं और आपको बहुत ही अच्छे से 18 में 18 समझ में आ गया होगा। देखो 18 में 18 आना ही चाहिए, जो नहीं आया हो आप पीछे करके समझ लो, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सारे क्वेश्चंस को समझते चलो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आते हैं और इसमें पूछ रहा है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? इस टाइप का क्वेश्चन देखा है पेपर में, कितनी बार आया हुआ है, बहुत सारे वायरल पेपर में मैंने देखा है, बहुत सारे मॉडल्स में, और नेक्स्ट जो आपके बोर्ड एग्जाम हो चुके हैं उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन देखा है। मतलब यही क्वेश्चन, कपास की खेती, ये क्वेश्चन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो ना, बहुत सारे आपके पास मॉडल पेपर होंगे, बहुत सारे वायरल पेपर होंगे, आप चेक करो, मैं तो कह रहा हूँ खुल के चेक करो, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, गहन खेती, वन उन्मूलन, अधिक सिंचाई, अति पशुचारण। तो भाई पंजाब में जो है भूमि निम्नीकरण का मेन कारण है वो है अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई के कारण बहुत ही ज्यादा भूमि निम्नीकरण होता है पंजाब में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का जो है वो गा वाला ऑप्शन सही है, अधिक सिंचाई जो है वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? कपास की खेती जो है उसके लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है कपास की खेती के लिए? काली मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा, लेटराइट मृदा। तो माय डियर स्टूडेंट, जो कपास की खेती है, कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी जो मृदा मानी जाती है वो काली मृदा। काली मृदा जो है वो सबसे अच्छी मानी जाती है कपास की खेती के लिए, ठीक है। तो 20 ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं और 20 में 20 आपको पता होगा, क्योंकि आप लोग बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ा भी रखा है और आप लोगों ने पढ़ भी रखा है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जितना हम पढ़ेंगे उतना चमकेंगे, तो पढ़ते रहो। 21 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? इन चारों में से कौन सा ऐसा राज्य है जहां सीढ़ीदार खेती की जाती है? पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है। तो माय डियर स्टूडेंट, जो हमारा इन चारों में से कौन सा है जहां हम लोग सीढ़ीदार खेती करते हैं, तो वो हमारा उत्तराखंड है। उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती की जाती है, यानी कि 21 नंबर का हमारा घा वाला ऑप्शन सही है कि उत्तराखंड जो है वहां हम लोग सीढ़ीदार खेती करते हैं, सीढ़ीनुमा खेती, ठीक है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, इनमें से कौन सा राज्य है या संघ है? राज्य या संघ, राज्य या संघ, ठीक है। राज्य क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है,
जम्मू कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड। तो किस में पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में जो है, चाहे आपका राज्य हो या संघ हो, कुछ भी कह सकते हो, इसमें हमारी काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, काली मृदा। तो ये हो गया 22 क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें। अब 23 नंबर आ जाओ भाई। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखो। चिपको आंदोलन संबंधित है। जो हमारा चिपको आंदोलन है वो किससे संबंधित है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मृदा संरक्षण, वन संरक्षण, जल संरक्षण, वायु संरक्षण। तो चिपको आंदोलन सभी को पता होगा कि एक बड़ा सा वन का क्षेत्र था, उसको लोग काटने के लिए आए थे भाई, पेड़ों को। ठीक है, अब उसको बचाने के लिए जो लोग थे इससे चिपक गए थे पेड़ से, ताकि वो जो है पेड़ को ना काटो। अगर काटना है तो पहले मुझे काटो, फिर पेड़ को काटो। इसलिए ये जो है ये वन संरक्षण है, वन से संबंधित है, पेड़ पौधों से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमारे वातावरण को स्वच्छ रखते हैं, और भी बहुत सारी चीजें आपको पेड़ पौधों से मिलती है जो आपको नहीं दिखाई देती। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपसे पूछा जाता है कि पश्चिम बंगाल का एक उद्यान या फिर पश्चिम बंगाल का एक राष्ट्रीय पार्क आपके मानचित्र में, तो आप लोगों ने देखा होगा, असम है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो माय डियर स्टूडेंट, इसका जो हमारा होगा वो पश्चिम बंगाल होगा। पश्चिम बंगाल जो है वो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, पश्चिम बंगाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सलाल बांध। सलाल बांध किस नदी पर बना है? सलाल बांध। सलाल बांध हमारा किस नदी पर बना है? महानदी, चिनाब, सतलुज या कृष्णा? तो सलाल बांध जो हमारा वो चिनाब नदी पर बना है। किस नदी पर? चिनाब। ठीक है, तो 25 नंबर का हमारा खा वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है? कौन सी है जो एक रबी की फसल है? आपको पता है रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, इसमें से कोई ना कोई आएगा। तो हमने ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिया है क्योंकि ये हमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखा है। चावल है, चना या काला चना, मोटे अनाज या कपास। तो इनमें से कौन सी है जो एक रबी की फसल है? तो वो हमारा चना या काला चना जो है एक रबी की फसल है। क्या है? ये जो है एक रबी की फसल है, चना या काला चना। ठीक है, यानी कि हमारा 26 का खा वाला ऑप्शन सही है। 27 नंबर, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? कौन सा है एक फलीदार फसल? दाल है, मोटे अनाज, ज्वार या तिल? देखो भाई, इसमें फली का मतलब होता है जिसमें फूल लगते हैं, तो वो हमारा जो है दाल में आपने देखा होगा, अगर आपने दाल का पौधा देखा होगा तो उसमें फूल लगते हैं, फिर उसमें दालें लगती हैं। ठीक है, तो 27 ऑब्जेक्टिव हम लोगों का क्लियर हो चुका है। 28 नंबर ऑब्जेक्टिव पर हम लोग आते हैं। 28 नंबर ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है जिसमें रेशे होते हैं? रेशेदार फसल, ठीक है, जूट है, कॉफी है, जव है, रबड़ है। तो माय डियर स्टूडेंट, इसमें से हमारी कौन सी है जो एक रेशेदार फसल है जिसमें रेशे होते हैं? तो जूट है या कॉफी है, जव है, रबड़ है, क्या है? तो इसमें जो हमारी एक रेशेदार फसल है वो क्या है? वो हमारा है जूट है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। तो सारा क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट ही लिया गया है, सारा तैयार करना। 29 नंबर, कर्तन दहन कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? जो कर्तन दहन कृषि है वो किस राज्य में इन चारों में से पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, मिजोरम। तो माय डियर स्टूडेंट, कर्तन दहन कृषि जो है वो हमारा मिजोरम में पाया जाता है। कहाँ? मिजोरम में पाया जाता है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? सेम क्वेश्चन है, शायद इसमें भी सेम था। निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जान जाओ। जूट है, कॉफी है, जो है, रबड़ है। तो सभी को पता है जूट है, और जूट आपका सही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, 2 बार हो चुका तो आपका रिवीजन हो गया। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से समझना। एक एक क्वेश्चन को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये शब्द याद रखना। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? बॉक्साइट, अर्वरक, लौह एक्स, तांबा। तो जो हमारा झारखंड में स्थित कोडरमा है, ना, ये हमारा अर्वरक का अग्रणी उत्पादक। किसका? अर्वरक का। ठीक है, तो 31 नंबर का हमारा खा वाला सही है। अब हम लोग आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है? कौन सा खनिज है इन चारों में से जो एक आधारभूत खनिज है जिसका प्रयोग हम हर एक चीज में करते हैं? मैग्नीज, अर्वरक, लौह एक्स, तांबा। तो इनमें से जो हमारा आधारभूत खनिज है वो हमारा है लौह एस्क। क्या है? लौह एस्क जो है हमारा एक आधारभूत खनिज है। क्या है? एक आधारभूत खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, एंथेसाइट का संबंध किस खनिज से है?
तो एंथेसाइट है, एंथेसाइट इसका संबंध हमारा किस खनिज से है? तांबा, सोना, बॉक्साइट, कोयला। तो एंथेसाइट का जो संबंध है माय डियर स्टूडेंट वो कोयला से है। किससे है? कोयला से है एंथेसाइट का संबंध, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? आपसे ये पूछ रहा है कि इन चारों में से हमारा कौन सा ऐसा उद्योग है जो चूना पत्थर है ना, चूना और पत्थर, उसको कच्चे माल के रूप में बना देता है और प्रयोग करता है? एल्यूमिनियम, परागलन, चीनी तो भाई गन्ना से बनता है, मोटर गाड़ी तो बहुत सारे, सीमेंट आप लोगों ने देखा होगा कि वो चूना पत्थर को बहुत ही ज्यादा महीन, बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं मुलायम ऐसे बना दिया जाता है ना, कोमल, तो सॉफ्ट, बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है ना। देखे होंगे, एक बार टच करोगे सीमेंट को तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है। मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि यार इतना सॉफ्ट कैसे हो सकता है, मैंने एक बार देखा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत उद्योग है? उद्योग बताना है। उसमें ऊपर जो था वो आधारभूत हमारे खनिज थे, इसमें उद्योग चाय, गन्ना, लौह इस्पात, तो लौह इस्पात ही है, लौह है जिसमें वो सही है, ठीक है। तो 35 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने देख लिया है और सारे क्वेश्चंस हमें देखना भी है। 36 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग आते हैं और सारे क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे, एक एक क्वेश्चंस को हम लोग समझेंगे अच्छे से। 36 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझना, इसमें पूछ रहा है कि जो हमारा इनमें से कौन सा पत्तन है जो पूर्वी तट पर स्थित है, जो अंतः स्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन तथा पूर्व सुरक्षित है? चेन्नई है या पारादीप है या तूतीकोरिन है या विशाखापट्टनम है? तो इसमें से हमारा कौन सा है? वो हमारा विशाखापट्टनम सही है, घा वाला ऑप्शन सही है, जो विशाखापट्टनम है वो, ठीक है। तो 36 नंबर क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 37 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन भारत में प्रमुख साधन है? इन चारों में से कौन सा परिवहन है जो भारत में सबसे अच्छा है, भारत में प्रमुख साधन है? पाइपलाइन कभी किया है इससे परिवहन? नहीं ना। रेल से किया है बट उतना ज्यादा प्रमुख नहीं है, ठीक है। सड़क परिवहन सबसे ज्यादा प्रमुख है, वायु परिवहन, देखो वायु से तो अभी तक हमने नहीं किया यार और रेल परिवहन से किया है बट उतना ज्यादा नहीं। बट सड़क के द्वारा हम बहुत सारी यात्रा करते हैं, बहुत सारे जगह टहलते हैं और बहुत सारा एंजॉय करते हैं। तो सड़क परिवहन जो है वो हमारा सबसे ज्यादा मेन है भारत में। शायद सारे देश में यही होगा, क्योंकि कहीं भी भाई जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं वो कैसे सड़क से ही अपना काम करेंगे। निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? कॉफी, उर्वरक, तंबाकू, चाय। तो इन चारों में से कौन सा है जिसका जो निर्यातक है वो भारत नहीं है? तो उर्वरक जो है, उर्वरक का जो निर्यातक है वो भारत नहीं है। 38 नंबर क्वेश्चन का खा वाला ऑप्शन सही है। 39 नंबर क्वेश्चन है, श्रीलंका निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? श्रीलंका में बताना है माय डियर स्टूडेंट। तमिल, ईसाई, सिंघली, मुस्लिम। तो श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका में जो है वो बहुसंख्यक वर्ग वो सिंघली है। कौन सा है? सिंघली जो है वो एक बहुसंख्यक वर्ग है श्रीलंका में। श्रीलंका में जो है वो सिंघली बहुसंख्यक वर्ग है, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन पे अब हम लोग आते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। 40 नंबर क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? कौन सा है जो संघीय राज्य नहीं है? ठीक है, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली। तो हमारा कौन सा है जो एक संघीय राज्य नहीं है, जो मतलब देखो इसमें मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। देखो मणिपुर जो है वो एक संघीय राज्य है, हमें नहीं बताना है। हिमाचल प्रदेश भी है। दिल्ली जो एक शहर है ना कि एक राज्य है, ये एक संघीय राज्य नहीं है, इसका स्टेट में नहीं है, ये तो एक राज्य नहीं है, ठीक है, सिटी है। आप दिल्ली, मुंबई ये सब सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, भारत में पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई? भारत में पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई? भारत में 1980 में, 1990 में, 1992 में, 2004 में। तो भारत में जो हमारा है पंचायती राज्य की स्थापना वो 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हमारा जो पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी भारत में, ठीक है, 1992 में। 42 नंबर क्वेश्चन, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? संघीय राज्य, देखो राज्य जो है वो बताना है। संघीय राज्य, जैसे ये हमारा लिखा था संघीय राज्य नहीं है तो ये नहीं है, तो ऐसे हमें इसको छोड़कर, ऐसे बहुत सारी चीजों को छोड़कर हमें राज्य बताना है। 27, 28, 29, 30। तो भारत में अभी 28 संघीय राज्य, कितने? 28 संघीय राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या है
भारत में कितने केंद्र शासित राज्य हैं माय डियर स्टूडेंट? 9, 7, 10, 8। तो भारत में जो हमारे केंद्र शासित राज्यों की संख्या है वो 8 है। कितनी है? 8, ठीक है, 8। ओके, 44 नंबर क्वेश्चन, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में जो औरत है उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था है। लोकसभा, पंचायती राज संस्थाएं, मंत्रिमंडल या फिर हमारा विधानसभा। तो पंचायती राज संस्थाएं जो है वो औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था देता है हमारा भारत में, ठीक है। तो ये हमारा 44 क्वेश्चन हो चुके हैं और ये सारे हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 44 तक। तो अब हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और आप लोगों को ध्यान से समझना भी है। एक एक क्वेश्चंस को इतनी ध्यान से समझो कि जितना ध्यान से आप लोग मूवी को देखते हो, ठीक है। जैसे बच्चे बहुत ज्यादा ध्यान से देखते हैं और एक एक सीन को बता देंगे क्या कब हुआ, ऐसे आप पढ़ाई में भी एक एक क्वेश्चंस को बता दो, एक एक सीन को बता दो कि यार कब कौन सा क्वेश्चन आया, तो मजा आए। तो ऐसे पढ़ो बिल्कुल मन लगा के, जो करो लाइक जब भी पढ़ रहे हो तो मन लगा के पढ़ो, आप कुछ भी खेल रहे हो तो मन लगा के खेलो, जो काम करो बिल्कुल से अपनी माइंड उसी पर रखो, ठीक है। जब तक पढ़ाई करो बिल्कुल से माइंड अपना रिलैक्स रखो इसी पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, 1920 में, 1945 में, 1980 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना माय डियर स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, इनमें से कौन सा बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? कौन सा है जो बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? कांसीराम साहू महाराज, B.R. अम्बेडकर या फिर ज्योतिबा फुले? B.R. अम्बेडकर या कांसीराम? तो कांसीराम जो है वो हमारा बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। ओके, चलो 47 नंबर, भारत में मताधिकार की आयु है। भारत में मत देने का मतलब वोट जिसे कहते हैं, ठीक है। तो मताधिकार की आयु कितनी है? 21 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष। तो भारत में जो हमारा मत देने का या मताधिकार की आयु जो है वो हमारा कुल 18 साल है। 18 साल के अगर आप हो, 18 ईयर्स, तो आप मत देने के लायक हो और आप दे सकते हो, बट उसके लिए अपनी एक आइडेंटिटी बनवाई जाती है, वो जरूरी है, ठीक है। 48 नंबर, किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है स्वास्थ्य व शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तियों का साक्षरता स्तर, उपयुक्त में से कोई नहीं, सॉरी उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त तो सभी रहेगा। स्वास्थ्य व शिक्षा का स्तर भी जरूरी है, प्रति व्यक्ति आय भी जरूरी है, साथ में हमारा व्यक्तियों का साक्षरता स्तर भी जरूरी है, उपयुक्त सभी जरूरी है, ठीक है। मतलब सारी चीजें जरूरी है। 49 नंबर क्वेश्चन पे अब हम लोग आते हैं माय डियर स्टूडेंट। यहाँ देखो, इसमें आप लोगों से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? इन चारों में से कौन सा है जो एक विकसित देश है? विकसित, देखो ब्राजील है, भारत है, फ्रांस है, बांग्लादेश है। तो इन चारों में से जो हमारा विकसित देश है वो है फ्रांस। फ्रांस जो है वो एक विकसित देश है और आप लोगों को समझ में भी आ गया। देखो अगला क्वेश्चन 50 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है? कौन सा ऐसा राज्य है जहां अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है? बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, मध्य प्रदेश। तो इन चारों राज्यों में से हमारा जहां अधिकतम साक्षरता दर है वो केरल है। केरल में ज्यादा साफ सफाई है और जो मृत्यु दर है वो बहुत ही कम है, ठीक है, अन्य स्टेट के मुकाबले शिशु मृत्यु दर। देखो 51 नंबर, 50 हो चुका ना। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित है। जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित है, रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधि के स्वभाव, उद्गमों के स्वामित्व, श्रमिकों की संख्या। तो वो जो है वो हमारा उद्गमों के स्वामित्व जो है वो सही है, ठीक है, यानी कि हमारा 51 का गा वाला सही है। 52 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या सूचना प्रौद्योगिकी। तो प्रा से प्राथमिक और प्रा से प्राकृतिक। प्राकृतिक का मतलब होता है प्राथमिक क्षेत्र से, ठीक है। तो 52 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम लोग आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन में और आप लोगों को मजा भी आ रहा होगा पढ़ने में, क्योंकि मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूं और आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। ऐसा तो है नहीं कि बहुत हार्ड है सर समझ में नहीं आता, समझ में तो पक्का आ रहा होगा, ठीक है। तो आ रहा है तो लाइक करते चलो, वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इसको पढ़ सके। इतनी ज्यादा मेहनत मैं आपको कर रहा हूँ तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। दिन रात आप लोगों के लिए लिख रहे हैं, फिर आपके लिए ये अच्छी अच्छी वीडियो शूट कर रहे हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत है? असंगठित, देखो कृषि
मजदूर, बैंक मैनेजर, देखो ये सारे भैया संगठित हैं, बट कृषि जो है वो असंगठित है। इसमें ये नहीं पता कि हमें कितनी मिलेगी, कितना हमारा हानि होगा, कितना लाभ होगा, ये असंगठित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 54 नंबर, भारत में करेंसी नोट जारी करता है वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक या भारत सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो हमारा वो भारत में करेंसी नोट जारी करता है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई? 1960 में, 1980 में, 1970 में, 1950 में। बहुत बार पढ़ा रखा है और जो वायरल पेपर था उसमें भी बताया गया था कि 1970 में हमारा बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ? विश्व व्यापार संगठन, और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पता है? पता हो तो कमेंट करो, हो सकता है आगे क्वेश्चन मिले। 1 जनवरी 1993, 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1990, 1 जनवरी 1985। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है माय डियर स्टूडेंट वो 1 जनवरी 1995 में हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 1995। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन, वैश्वीकरण के जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है सभी लोगों के विकसित देशों के लिए या विकासशील देशों के लिए? उपयुक्त में से कोई नहीं। भाई वैश्वीकरण जो है वो विकसित देशों के लिए ज्यादा फायदेमंद हुआ है, विकसित देशों के लिए। ये देखो मैंने बताया था, हो सकता है आगे क्वेश्चन मिल जाए, तो आ ही गया कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई? वही नहीं, सॉरी, स्थापना आपको बताना है, मुख्यालय नहीं। ठीक है, वाशिंगटन, सॉरी, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, जिनेवा, ऑस्ट्रिया। तो माय डियर स्टूडेंट, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो वो जिनेवा में हुआ था। कहाँ हुआ था? जिनेवा में जो है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। ठीक है, जिनेवा में। 59 नंबर क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो कब पारित किया गया? 1982 में, 1984 में, 1985 में, 1986 में। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वो 1986 में लागू किया गया था। कब? 1986 में। 60 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, सूचना पाने का अधिकार कब पारित हुआ? सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? अक्टूबर 2005 में, मार्च 2005 में, जनवरी 2006 में या अप्रैल 2007 में? तो अक्टूबर 2005 में हमारा सूचना पाने का अधिकार पारित हुआ था। तो इस वीडियो में मैं आपको सोशल साइंस के 60 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए हैं ना जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट हिट करेगा। कोई नहीं रोक सकता बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में फुल मार्क्स लाने से। भाई 60 ऑब्जेक्टिव और वो भी टॉप ऑब्जेक्टिव। इससे रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में 20 में 20 नंबर आएंगे। आप देख लेना, पेपर मिला लेना, पेपर देने के बाद। तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें वही क्वेश्चंस हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे वही क्वेश्चंस हैं। ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चंस मैं लिया हूं। देखो लघु उत्तरीय प्रश्न है, पहला प्रश्न है, ध्यान से समझना और अच्छे से तैयार कर लेना। इसमें कह क्या रहा है? देखो इसमें आपसे पूछ रहा है कि जर्मनी का एकीकरण, जो जर्मनी का एकीकरण है उसका संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखो जर्मनी का एकीकरण जो है वो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जर्मनी के एकीकरण जो है और इटली का एकीकरण, इटली का भी एकीकरण इंपॉर्टेंट है, बट इटली का एकीकरण आप लोग तैयार करना, जर्मनी का मैं तैयार करा देता हूं। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ऐसा है नहीं कि मैंने नहीं पढ़ाया है, पढ़ा रखा है, देख ले सकते हो। तो इटली का सबसे पहले हम लोग समझेंगे जर्मनी का एकीकरण क्या है, कैसे हुआ था। देखो जो राष्ट्रवादी भावनाएं हैं मध्यवर्गीय जर्मन, जो मध्य वर्ग में आते थे, ठीक है, पहले क्या था, एक कुलीन वर्ग था, एक मध्य वर्ग था, एक निम्न वर्ग था, ऐसे वर्ग में बटे हुए थे। अब तो ऐसा नहीं है, बट पहले की बात है तब। तो राष्ट्रवादी भावनाएं जो है मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफी ज्यादा व्याप्त थी, बहुत ही ज्यादा राष्ट्रवादी भावनाएं व्याप्त थी, और उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। कहने का मतलब है वो सारी, जैसे आपके जो निर्वाचित संसद है उनको जोड़ा जाए और शासित राष्ट्र राज्य बनाया जाए, शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया। मगर हुआ क्या कि इस पहल को राजशाही जो राजा थे और उनकी जो फौज थी, जो उनकी सेना थी, फौज थी, फौज की ताकत ने मिलकर क्या किया, दबा दिया। मतलब उस बात को दबा दिया कि भाई ये नहीं किया जाएगा, ठीक है। और उनका जो है, उनका प्रसा के बड़े भूस्वामियों से भी समर्थन किया गया। जो प्रसा के बड़े बड़े भूस्वामी थे, जिनके पास बहुत ज्यादा खेत जायदाद थे, उन्होंने भी समर्थन किया।
उसके बाद प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसके बाद जो प्रसा है, प्रसा ने इस एकीकरण का जो है नेतृत्व संभाल लिया और उसका जो मुख्यमंत्री था ऑटो वन बिस्मार्क, जो उसका मुख्यमंत्री कौन था? ऑटो वन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था। जो ऑटो वन बिस्मार्क था इस प्रक्रिया का क्या था? जनक था। और उसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। उन्होंने जो प्रसा है उसकी सेना और प्रसा और नौकरशाही की मदद ली और 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से तीनों युद्धों में प्रसा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। और एकीकरण की जो ये प्रक्रिया है ये पूरी होगी जनवरी 1871 में वारसाय में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया और इस तरह 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। कब हुआ? 1871 में। भाई ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा आता है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1871 में। इसका जो जनक था वो कौन था? ऑटो वन बिस्मार्क था, जो इस प्रक्रिया का जनक था। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी आएंगे। ठीक है, तो ऐसे आप वो क्वेश्चन तैयार करो जो आपको कई सारे हेल्प दे सके। तो ये पहला हमारा लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। दूसरा देखते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन ध्यान से समझना माय डियर स्टूडेंट। दूसरा क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि जो हमारा महामंडी है, महामंडी का नाम सुना है? भाई आप लोगों ने अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो जानते होंगे, नहीं पढ़ा तो नहीं जानते होंगे। चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है। महामंडी जो है उसमें बताना है कि जो महामंडी है, महामंडी के कारणों का व्याख्या कीजिए। भाई आखिर महामंडी हुआ तो उसके क्या कारण थे, क्यों महामंडी हुआ, इस चीज के बारे में बताना है। तो सभी को पता है महामंडी होने का कारण क्या था। देखो जो 1929 में आर्थिक महामंडी की शुरुआत हुई, कब हुई थी? 1929 में जो आर्थिक महामंडी है उसकी शुरुआत हुई और महामंडी के जो प्रमुख कारण है वो निम्नलिखित है। पहला कारण क्या है कि औद्योगिक क्रांति के कारण, जो औद्योगिक क्रांति है उसके कारण जो अमेरिका है तथा ब्रिटेन है, क्या है? अमेरिका और ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य होने लगा। मतलब जो औद्योगिक क्रांति हुई, अब क्रांति होने के बाद भाई सारे लोग खुश थे और उसके बाद हुआ क्या कि जो अमेरिका था और ब्रिटेन था उसमें बड़े पैमाने पर उत्पादन करना शुरू कर दिया। मतलब कई सारी चीजों का जल्दी जल्दी बनाना शुरू कर दिया और 1930 तक माल इतना ज्यादा तैयार हो गया, इतना बड़ा भंडार एकत्र हो गया कि उसका कोई खरीदार ही ना रहा। अब इतने सारी चीजें यहां आ गई, इतने सारी चीजें बन गए कि इसका खरीदार ही नहीं रहा, क्योंकि सारे लोगों के पास इनफ था, ऑलरेडी बहुत सारे माल हो गए थे। ठीक है, दूसरा है पॉइंट कि कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन के कारण कृषि उत्पादों की कीमत गिरने लगी। अब जब सारे लोग बहुत ज्यादा उत्पादन कर रहे थे तो कृषि के जो किसान थे वो भी बहुत ज्यादा मोटिवेट हुए और वो भी उत्पादन कार्य ज्यादा करना शुरू कर दिया, मेहनत करना शुरू कर दिया। तो किसानों की कीमत और ज्यादा गिरने लगी। किसानों ने अपनी घटती आय को बढ़ाने के लिए उत्पादन करना शुरू किया और ज्यादा उत्पादन करना शुरू किया, किंतु इससे और ज्यादा कीमत बढ़ने लगी क्योंकि और बड़ा भंडार इकट्ठा होता जा रहा था। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि यूरोप में कई बैंक धराशायी हो गए। यूरोप में बहुत सारे बैंक धराशायी हो गए क्योंकि बहुत ज्यादा कीमत गिर गई थी। कई देशों की मुद्रा की कीमत बुरी तरह से गिर गई, बहुत ज्यादा उसकी जो कीमत है वो गिर गई। ठीक है, 4 नंबर पॉइंट है अमेरिका के शेयर बाजार में शेयरों की कीमत में गिरावट आ गई। जो अमेरिका का शेयर बाजार है, शेयर बाजार आपको पता है बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है, बुरी चीज है, दोनों है। जैसे आप करना चाहो तो सीख कर करो तो अच्छी है। तो अमेरिका के जो शेयर बाजार है में शेयरों की कीमत में गिरावट आ गई। इसकी वजह से वहां लाखों व्यापारियों का दिवाला निकल गया। अब भाई जब बहुत ज्यादा गिरावट हो गई तो इससे व्यापारी जो लगाए हुए थे शेयर में उनकी जो है बहुत ज्यादा गिर गई। बहुत सारे लोग 1-1, 2-2 करोड़ लगाए रहते हैं। अब इतना ज्यादा गिर गया कि 1 लाख 2 लाख पे आ जाए तो कहीं ना कहीं तो उनको बहुत ज्यादा हानि होगा ना। तो ये आपके 4 पॉइंट्स हैं महामंडी के कारण के। तो ये 4 पॉइंट आप तैयार कर लो, बहुत है। ठीक है, तो ये महामंडी का कारण है। इसको आप बढ़ा चढ़ा के और भी बड़ा लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मैंने तो मेन पॉइंट का बात किया है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा मेन है। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझना, जल दुर्लभता क्या है? जो जल दुर्लभता है वो क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण देखो, पॉइंट समझना ध्यान से। ठीक है, जल के विशाल भंडार, जो जल का विशाल भंडार तथा नवीकरणीय गुणों के होते हुए भी यदि जल में कमी की महसूस हो जाए, भाई जल नवीकरणीय योग्य है, हम जल को पुनः बना सकते हैं, बट फिर भी अगर जल की कमी हो जाए तो उसे जल दुर्लभता कहते हैं। और विभिन्न क्षेत्रों में जल की कमी या दुर्लभता के निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं। बहुत सारे कारण हैं, मैं आपको 3 ऐसे कारण बताऊंगा जो बहुत ही ज्यादा लोगों को पता होगा बट लिखने का तरीका नहीं पता होगा। तो वो 3 कारण, पहला देखो बढ़ती जनसंख्या। अब बढ़ती जनसंख्या में क्या है, जहां पहले एक घर में 5 लोग थे, अब वो जल जो है जल का भाई यूज कर रहे थे। बहुत सारे लोग तो फालतू में जल का यूज करते हैं। अब उसी घर में 10 लोग हो गए तो कहीं ना कहीं जल की ज्यादा खपत हो रही है, जल की ज्यादा यूज हो रही है, तो इससे प्रॉब्लम तो होगा ही। तो इस समय जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और नंबर 1 है इंडिया जनसंख्या में। तो देखो
जल अधिक जनसंख्या के कारण घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी किया जाता है। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अति शोषण करके सिंचित क्षेत्र को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, अब जैसे भाई जनसंख्या बढ़ेगी तो खेत को भी बढ़ाना पड़ेगा, तो उसमें जो पानी देने की मात्रा है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा, तो ऐसे जल की कमी तो होगी ही। दूसरा पॉइंट है जल का असमान वितरण। तो भारत में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां सूखा पड़ता है। क्या पड़ता है? सूखा। वर्षा बहुत कम होती है। ऐसे क्षेत्रों में जल दुर्लभता या जल की कमी देखी जा सकती है, अभी भी देखी जा सकती है इस टाइम। ठीक है, निजी कुएं या नलकूप। बहुत से किसान अपने खेतों में निजी कुएं व नलकूप से सिंचाई करके उत्पादन बढ़ा रहे हैं, जिससे जल का स्तर और नीचे गिर रहा है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा मोटर है या फिर बहुत सारी चीजें हैं जिससे खेतों की सिंचाई करते हैं, तो उससे जो जल का स्तर है वो और नीचे गिरता जा रहा है। पहले जिस जगह से मोटर से पानी आता था पहले, क्या अब कुछ दिन बाद वहीं से पानी खत्म हो गया और नीचे जब आप मोटर का वो होगा तब पानी आएगा। ठीक है, तो ऐसे जल का स्तर नीचे होता जा रहा है। ठीक है, बस ये 3 पॉइंट समझ लो, बहुत है। जल दुर्लभता का 3 पॉइंट। ठीक है, समझ में आया ना 3 पॉइंट। तो ये हमारा हो गया तीसरा क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। सारे लघु उत्तरीय प्रश्न है भाई, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बुक उठा के देख लो, गाइड उठा के देख लो, एंड आप कुछ भी उठा के देख लो, आपको मिलेगा यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं आपको ज्यादा नहीं कराऊंगा, बट जो कराऊंगा वो आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। देखो, चौथा क्वेश्चन है कि संघवाद क्या है? संघवाद। ठीक है, और इसकी प्रमुख विशेषताएं भी बतानी है, तो प्रमुख विशेषताएं भी देखेंगे, संघवाद भी देखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो संघवाद क्या है, तो संघवाद हमारा जो है, संघवाद सरकार का एक प्रारूप है। प्रारूप का मतलब होता है एक दूसरा रूप है, जिसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बट जाती है। ठीक है, अब हम लोग विशेषताएं देखेंगे एक एक को। पहला, संघवाद की विशेषताएं। पहला, यहां सरकार 2 से अधिक स्तर वाली होती है। क्या होती हैं? यहां जो हमारी सरकार है वो 2 से अधिक स्तरों वाली होती हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा समझो, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर प्रशासन करती हैं। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर यह कानून बनाने का, कर वसूलने का और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। कर वसूलने का और जो कानून बनाने का जो क्षेत्र होता है वो उन सबका अलग अलग होता है, एक में नहीं होता, अलग अलग होता है। और अलग अलग में क्या होता है कि वो ये काम कर सकते हैं अपने अपने क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा पॉइंट और लास्ट पॉइंट है कि संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकारें अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही होता है। अगर आपको संविधान का कोई भी नियम बदलना है, कोई भी रूल, कोई भी प्रावधान बदलना है, तो वो केवल एक ही सरकार, एक ही स्तर की सरकारें नहीं चेंज कर सकती। इसके लिए हमें दोनों स्तर की सरकारों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये हमारा 4 पॉइंट हैं और चौथा क्वेश्चन भी है। 3-4 पॉइंट हैं विशेषताओं में, बस बहुत ज्यादा आसान है, बट आप लोगों को समझना जरूरी है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसी को आप बढ़ा चढ़ा के बहुत सारा लिख सकते हो, इसमें नहीं है भाई। सोशल साइंस में ना कोई फार्मूला, ना कोई कुछ नहीं काम आता, बस केवल लिखो अच्छे से, हैंड राइटिंग अच्छी हो, हेडिंग अच्छे से बनाओ और फटाफट से लिखते चले जाओ, आपको नंबर भर भर के मिलेगा। ठीक है, बस आप अच्छे से लिखो, राइटिंग से लिखो। देखो, 5वां क्वेश्चन है हमारा लघु उत्तरीय कि भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। जो भारतीय कृषि है उनकी कोई 3 विशेषताएं आपको बतानी है। 3 विशेषताएं। देखो, भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, प्रकृति पर निर्भरता। जो हमारी भारतीय कृषि है, भारत की कृषि है, वो प्रकृति पर निर्भर करती है। प्रकृति की निर्भरता का मतलब अगर वर्षा होती है तो हमारा उत्पादन अच्छा होगा, अगर वर्षा नहीं होती तो हमारा उत्पादन अच्छा नहीं होगा। तो ये हमारा है प्रकृति पर निर्भरता। पॉइंट समझो। भारतीय कृषि मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। यही कारण है कि वर्षा की अनियमित एवं अनिश्चितता भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक प्रभावित करती है। अगर नियमित रूप से वर्षा ना हो तो भारतीय कृषि पीछे हो जाती है। और जिस वर्ष मानसूनी वर्षा नियमित होती है, कृषि उत्पादन में भी नियमित मात्रा प्राप्त होती है। अगर अच्छे से वर्षा होती है तो हमें अच्छा उत्पादन मिलता है। दूसरा पॉइंट, कृषि की निम्न उत्पादकता। भारत में कृषि उपजों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अपेक्षाकृत अन्य देशों से बहुत कम है। यहाँ किसान बहुत सारे हैं, काम करने वाले लोग बहुत हैं, बट जो अगर पैसों की बात की जाए तो बहुत कम है लोगों से। ठीक है, मतलब अगर हम नेक्स्ट कंट्री से कंपेयर करें, तुलना करें, तो इनकी जो आय है वो बहुत कम है। प्रति श्रमिक की दृष्टि से भारत में श्रमिकों की औसत जो उत्पादकता केवल $105 है। $105 का मतलब केवल 8 से 9 हजार, 9 से 10 हजार हो जाएगा, बस 9 हजार। ठीक है, इतनी कम है।
पूरे साल की एक किसान की आय, ठीक है, मतलब एज ए कंपेयर किया गया है, मतलब सारे किसानों को, बहुत सारे लोगों का बहुत ज्यादा होगा, बहुत सारे लोगों का बहुत कम होगा, तो सबको एक सिस्टम में बनाया गया है, ठीक है। देखो तीसरा पॉइंट, खंडन फसलों की प्रमुखता। तो भारतीय कृषि में खंडन फसलों की प्रमुखता रहती है क्योंकि 100 करोड़ से अधिक जनसंख्या के भरण पोषण के लिए ऐसा करना चाहिए। भाई 100 करोड़ से भी ज्यादा 144-45 करोड़ जनसंख्या है, तो उसके लिए तो भाई कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये 5 मैंने आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन समझा दिए जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। ये 5 ऐसे क्वेश्चन हैं जो लघु उत्तरीय हैं और बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल से तैयार कर लेना है। और भी क्वेश्चन समझाया जाएगा, लेकिन ये 5 जो हैं इसमें से आपको 3 से 4 देखने को भी मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, इसीलिए मैं आपको अभी 5 ही क्वेश्चन लघु उत्तरीय समझाऊंगा, क्योंकि अभी हमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी समझना है ना। तो चलो हम लोग देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन होगा लॉन्ग होगा, ठीक है, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन होगा, छोटा छोटा नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन होगा, तो इसलिए ध्यान से समझना, ठीक है। और कॉपी पेन लेकर शायद बैठ जाओ तो अच्छा है, केवल हेडिंग नोट करो। जैसे मैं अयोग्य शासन बताया तो इसका हेडिंग नोट करो, ये चीज आप खुद से लिख सकते हो। अयोग्य शासन का मतलब, अयोग्य का मतलब जो योग्य ना हो, जो पढ़ा लिखा ना हो, अशिक्षित हो, बस खुद से बनाकर लिख सकते हो। देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण की विवेचना कीजिए। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में, उसके जो कारण थे वो क्या थे, मतलब हुई क्यों फ्रांस की क्रांति, ठीक है, उसके कारण बताओ, ठीक है। तो अगर कोई ना कोई दुष्टता रही होगी तभी ये हुआ। झगड़ा अगर होता है तो कोई ना कोई होता है उसमें लगाने वाला, तभी झगड़ा होता है, ठीक है। तो देखो ऐसे ही हमारा फ्रांस की क्रांति में बहुत सारी चीजें थी जो चेंज करना चाहिए। जैसे देखो 1789 में फ्रांस एक ऐसा क्रांति हुई जिसके द्वारा वहां पर लुई वंश के शासन का अंत हुआ। लुई वंश एक ऐसा शासन था जो बिल्कुल बेकार था, जिद्दी शासन था, कोई काम का नहीं था, जनता के काम को सुनता नहीं था, केवल खुद राज करता था और उड़ाता था, ठीक है। ये था लुई वंश का शासन, जिसका अंत करना इतना ज्यादा जरूरी था कि जितना ज्यादा जरूरी हमारे लिए सांस लेना होता है, ठीक है। किसान को इतना बेकार व्यवहार करता था। वहां पर लोकतंत्र की स्थापना की गई और इस क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला, अयोग्य शासन। अयोग्य शासन का मतलब क्या है, फ्रांस की क्रांति के समय वहां पर लुई वंश का शासन था, लुई वंश का, जिसका शासन जो है लुई 16वीं, कौन था, लुई 16वीं था, और वह एक अयोग्य, जिद्दी और अदूरदर्शी कर्तव्यहीन शासन था। वो अयोग्य था, अशिक्षित था, साथ में जिद्दी था, अगर किसी को चाहे तो मार देता था, किसी से जो काम करवा सकता था। कर्तव्यहीन, कोई काम वगैरह नहीं करता था, बेकार था, ठीक है, शासन था। वह सुधारों का पक्षधर नहीं था, बल्कि जनता इसके विरुद्ध हो गई। मतलब वो कोई भी सुधार नहीं करता था, इसलिए जनता जो है, पब्लिक जो है, वो इनके विरुद्ध हो गई। अब जो जनता अगर किसी के विरुद्ध हो जाए तो उसका नाश तय है, ठीक है, क्योंकि वही जनता उसको राजा बनाता था। अगर आज कोई आपका कोई भी चीज है, ठीक है, इतने बड़े बड़े इलेक्शन होते हैं, अगर जनता उनके खिलाफ हो तो वो नहीं जीतेंगे, ठीक है। जनता के द्वारा ही आज बड़े बड़े पीएम सीएम और सारे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, जनता इनके खिलाफ थी, तो इसलिए इनका अंत तय था, आज नहीं तो 10 दिन बाद। देखो मध्यम वर्ग, यहां पर औद्योगिक क्रांति होने के कारण मध्यम वर्ग का उदय हो गया था, जिसमें छोटे उद्योगपति, जो छोटे उद्योगपति थे, मतलब अमीर तो थे बट छोटे उद्योगपति थे, डॉक्टर थे, वकील थे, अध्यापक थे और निम्न पदों पर कार्य करने वाले थे, अधिकारी आते थे, जो भी विरोध करते थे, जो भी इनका विरोध करते थे, ये सब भी इनका विरोध करते थे, क्योंकि इनका भी कोई, मतलब इतने बड़े बड़े पद पर हैं फिर भी इनका कोई रिस्पेक्ट नहीं था। रिस्पेक्ट उनका था जो राजा थे, जो बड़े बड़े भूस्वामी थे, उन सबका ज्यादा रिस्पेक्ट था, बट इन सबको नहीं था, जो कि अब जैसा मिल रहा है। आम जनता की दयनीय स्थिति, जो आम जनता थी, जो दलित लोग थे, जो किसान लोग थे, उनकी तो स्थिति बिल्कुल बेकार थी। इस समय शासन उच्च वर्ग और कुलीन वर्ग का था, मतलब जो इस समय शासन था, जो सबसे उच्च वर्ग में आते थे, और उच्च वर्ग का सेकंड रूप है कुलीन वर्ग, ठीक है। तो इन सबका शासन का राज्य था, और अच्छे से ये सब अच्छे से जीवन, जहां ये सब अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे थे, वही आम जनता की स्थिति दयनीय थी। दयनीय का मतलब भीख मांगने लायक, ठीक है। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट। अभी हमारे और भी पॉइंट है भाई, लॉन्ग क्वेश्चन है, 2 पॉइंट और समझ लो तभी मजा आएगा। देखो इसमें कह रहा है कि दार्शनिकों का प्रभाव। इस समय जो दार्शनिक थे वर्ग उदित हुआ, इस समय जो दार्शनिक वर्ग है उसका उदय हुआ, और उसने जनता को प्रशासन की दुर्दशा, न्याय व्यवस्था की कमियों व फ्रांसीसी समाज की बुराइयों से अवगत कराया, और इन्होंने जनता में क्रांतिकारी भावनाओं का संचार किया, जिस कारण जनता क्रांति के लिए अग्रसर हो गई। दार्शनिक जो थे, दार्शनिक लोग, वो जो जनता थी उनके अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी चीजों को भर रहे थे ताकि क्रांति हो और इस शासन का अंत हो, ठीक है।
तो ये करना बहुत ज्यादा जरूरी था और ये करा भी गया। पांचवा पॉइंट है स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। इस समय फ्रांसीसी सरकार ने लोगों की स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है, लगा रखे थे। यहाँ की अनेक धार्मिक विश्वासों पर भी प्रतिबंध लगे हुए थे। बहुत सारे धार्मिक विश्वास, तुम अपने भगवान की पूजा नहीं कर सकते हो, ऐसे ऐसे इन पर भी प्रतिबंध लगा था, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट आप तैयार कर लो फ्रांस की क्रांति के कारण। पॉइंट हेडिंग याद रखो, अयोग्य शासन, मध्यम वर्ग, साथ में जनता, आम जनता की दयनीय स्थिति, दार्शनिकों का प्रभाव एंड स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। बस ये चीज तैयार रखो, बहुत है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई सा भी दिक्कत नहीं होगा। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, मजा आएगा। देखो, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। जो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाऊंगा। ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत हैं वो क्या है, एंड साथ में जो उनकी स्रोत हैं उनकी आपको व्याख्या भी करनी है। तो देखो ध्यान से, ऊर्जा के वे साधन जो एक बार प्रयोग करने पर समाप्त नहीं होते, मतलब गैर परंपरागत है तो ये समाप्त नहीं होते, अगर परंपरागत होता तो वो समाप्त हो जाते होते, और जिनकी पुनः पूर्ति है, संभव है, मतलब पुनः पूर्ति हम कर सकते हैं। गैर परंपरागत या नवीकरणीय योग्य संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गैर परंपरागत या नवीकरणीय योग्य। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। जो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा, भाई सौर ऊर्जा का हम पुनः प्रयोग या बना सकते हैं, जब तक सूर्य भगवान है तब तक तो हो ही सकता है। पवन ऊर्जा भी हो सकते हैं, पवन जी हैं। तो ऐसे से आप बहुत अच्छा उदाहरण देखो। पहला, सौर ऊर्जा। भारत एक उष्ण कटिबंधीय देश है। जो भारत है एक उष्ण कटिबंधीय देश है और यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं, ठीक है। फोटो वोल्टाइक जो है प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। देखा होगा आप लोगों ने, जो धूप है उस सौर ऊर्जा से हम लोग बड़े बड़े बल्ब को जलाते हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े, बहुत सारी जगह आपने देखा होगा बड़े बड़े जगहों पर। तो ये क्या होता है, ये विद्युत में धूप जो है, सूर्य भगवान का जो धूप है उसको क्या करता है, ये विद्युत में चेंज कर देता है, विद्युत इलेक्ट्रिक में चेंज कर देता है। इससे हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, घर के बहुत सारे काम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा का प्रयोग पानी बाहर निकालने, खेतों में सिंचाई करने और बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। वायु ऊर्जा का प्रयोग गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र आदि में, इन सब जगह ये ज्यादा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो गुजरात है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र में है, इन सभी जगह जो हमारा पवन ऊर्जा का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। बायोगैस। ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से, घरेलू उपयोग से बायोगैस का उत्पन्न किया जाता है। बायोगैस आप लोगों ने देखा होगा, पहले बनाते थे लोग, ठीक है। भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के आंतरिक भागों में ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय कहते हैं। जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर से जो विद्युत उत्पन्न किया जाता है ना, वही होता है भूतापीय ऊर्जा। तो ये 4 हमारे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं जो आपको तैयार कर लेना है। मैंने आपको तैयार भी करा दिया, थोड़ा थोड़ा पॉइंट, बहुत आसान भी है, कुछ है नहीं कि आपको याद ना हो, ऐसा तो इसमें कोई पॉइंट है ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारे हो चुके हैं भाई। तीसरा क्वेश्चन आ जाओ, 2 क्वेश्चन तो हो ही गया। तीसरा क्वेश्चन देखो, इसमें क्या पूछ रहा है, ध्यान से समझना। इसमें पूछ रहा है कि भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करो। जो हमारी भारतीय कृषि है उसकी प्रमुख समस्याएं क्या है भाई, उसकी समस्याएं क्या है, आखिर भारतीय कृषि क्यों पीछे हो रही है। तो इसकी मैं 5 ऐसी समस्याओं के बारे में बात करूंगा जो अगर एक किसान है तो वो जानता होगा, ठीक है। बहुत सारे किसान के बच्चे होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे तो उनको पता होगा, वो बना बना के लिख भी सकते हैं। देखो, भारत में हजारों वर्षों से कृषि की जा रही है, बहुत पहले से ही कृषि की जा रही है, सभी को पता है, खेती की जा रही है। परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत जो है परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से हमें ये सब देखने को मिला है, ठीक है। भूमि संसाधन के प्रयोग से हमें ये समस्याएं देखने को मिला है। देखो, पहला पॉइंट, भूमि की उपजाऊ शक्ति का ह्रास। भाई अब उसी भूमि पर आप हजारों साल से खेती कर रहे हो तो कहीं ना कहीं अगर आप उसमें अच्छे से यूज नहीं करोगे सारी चीजों का, तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिला कि उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो गई है। पहले उसी खेत में बहुत ज्यादा पैदावार होती थी, अब उसी खेत में बहुत कम पैदावार होती है। क्यों? क्योंकि भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है वो कम होती जा रही है और आप उसमें ऐसे ऐसे फर्टिलाइजेशन का प्रयोग करते हो, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करते हो, खाद का प्रयोग करते हो, उर्वरक का प्रयोग करते हो, तो इससे उसमें और ज़्यादा शक्ति कम हो रही है, ठीक है। तो भारत की कृषि भूमि पर हजारों वर्षों से खेती की जा रही है, जिससे
भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है वो कम हो गई है, अधिक रासायनिक तथा उर्वरकों का प्रयोग करने से उपजाऊ शक्ति कम हो गई है। बहुत सारे रासायन का प्रयोग करते हो, बहुत सारे उर्वरक का प्रयोग करते हो, इन सबसे भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है वो और ज्यादा कम हो गई है। ठीक है। मृदा अपरदन, तो भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का एक अन्य बड़ा कारण है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन, जब ऊपर का मृदा का अपरदन हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो भाई ऊपर ही सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि होती है तो वो नष्ट हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, उपजाऊ शक्ति और कम हो जाएगी। पेड़ों की कटाई, अति पशुचारण मृदा अपरदन के मेन कारण है। पेड़ों की कटाई करते हो और पशु चराते हो तो ये सब मृदा अपरदन करते हैं। बहुत तेजी से जब पानी बहता है तो भी बहुत ज्यादा मृदा अपरदन होता है, तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट, खेती के पुराने उपकरण तथा ढंग। जो खेती है उसके पुराने उपकरण तथा ढंग से बहुत सारी जगह अभी भी खेती की जाती है, अभी भी बहुत सारी जगह बैलों से खेतों की जुताई की जाती है। ठीक है, तो ये सब पुराने ढंग हैं। जो काम आप 10 मिनट में कर सकते हो वो आप 2 दिन लगाते हो, तो ये सब पुराने ढंग है। ठीक है, देश के कई भागों में किसान अभी भी पुराने उपकरण से खेती करता है, जिससे उत्पादन कम होता है, जिससे उत्पादन में आपको कमी देखने को मिलेगा। ठीक है, चौथा पॉइंट है खेतों का छोटा आकार। भारत में अभी भी किसान गरीब हैं, उनके खेतों का आकार छोटा है। भारत में अभी भी किसान बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं और उनके खेतों का आकार छोटा है, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो 2 बीघा 3 बीघा खेत ले सके। ठीक है, तो अभी भी वो उतने में ही कैसों ना कैसों अपना पालन पोषण करते हैं। पांचवा और लास्ट पॉइंट इसका है, देखो अपर्याप्त भंडार सुविधाएं। देखो अपर्याप्त जो है भंडार सुविधाएं तथा बाजार के अभाव में भी किसान हतोत्साहित होते हैं। इस प्रकार किसान दोहरा नुकसान उठाते हैं। एक तो कृषि लागतों के लिए अधिक दाम देने पड़ते हैं, एक तो कृषि लागत के लिए हमें अधिक दाम देना पड़ता है तथा दूसरी ओर मूल्य बढ़ने के लिए अधिक संघर्ष करना पड़ता है। किसानों की पैदावार एक साथ मंडी में पहुंचती है, जिसके कारण खरीद जो है मूल्य कम मिलता है। मतलब सारे लोग एक साथ ही, मतलब अगर गेहूं है तो सारे का एक साथ ही पैदा होता है, उसी टाइम में सारे लोग एक साथ मंडी में जाते हैं। अब इतने सारे गेहूं आ गए कि दाम कम हो गया। ठीक है, बीज जो है बहुत महंगे मिल रहे हैं। तो ये हमारा है बच्चों पांचवा समस्या। बस ये 5 पॉइंट याद रखना। 5 समस्याएं भारतीय कृषि की बहुत है, इससे बाहर कुछ भी नहीं लिखना। आप 2 पेज आराम से लिख सकते हो, इसमें कोई भी बड़ी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 5 पॉइंट। और अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। चौथा नंबर क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछ रहा है भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है, इनके 4 लक्षण बताइए। भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो कैसी है, इनके 4 लक्षण। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। इसमें संघ शब्द नहीं आया था, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। 2 स्तरीय शासन व्यवस्था, जो हमारा भारत है यहाँ 2 स्तरीय शासन व्यवस्था है। कैसे 2 स्तरीय कैसे हैं, अब तो और भी ज्यादा स्तर हो चुके हैं। देखो पहला, संविधान ने 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था। मतलब संविधान ने पहले तो 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था, बट संघ सरकार और राज्य सरकार, ठीक है, एक संघ सरकार है एक राज्य सरकार, संघ सरकार और राज्य सरकार, ये 2 स्तरीय शासन व्यवस्था थी। बट बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय व्यवस्था जो हमारा तीसरा स्तर जोड़ा गया। ठीक है, तो ये दूसरा के बाद तीसरा स्तर आ गया। ठीक है, कठोर संविधान, हमारा संविधान में केंद्र व राज्य के बीच सत्ता का बंटवारा लिखित रूप से किया जाता है। इसमें परिवर्तन करना आसान नहीं है, इसमें बहुत सारी मंजूरी लेनी पड़ती है, बहुत सारे लोगों से आपसे मंजूरी लेनी पड़ेगी, तभी आप इसमें चेंज कर सकते हो संविधान में। तीसरा पॉइंट है शक्तिशाली न्यायपालिका। तो संघात्मक शासन में न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, भारत में शक्तियों के बंटवारे में संबंधित विवाद का फैसला उच्च और सर्वोच्च न्यायालय में होता है। तो 3 पॉइंट समझ में आ गया। अभी हमें 2 पॉइंट और समझना है। 2 पॉइंट का मतलब अभी हमें 5 पॉइंट, मतलब 3 हो गए, 2 और 5। चौथा, वित्तीय स्वायत्त, मतलब सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाना, राजस्व उगाने और संसाधन जमा करने का अधिकार है। ठीक है, लास्ट पॉइंट 5वां है केंद्रित संघवाद। तो भारतीय संघात्मक शासन अन्य देशों के शासन से भिन्न है। भारत में 2 प्रकार की सरकारें होती हैं। केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है, केंद्र को अधिक अधिकार दिए गए हैं, इसलिए भारतीय संघ को एकीकृत संघवाद कहा जाता है। ठीक है, 4 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे बहुत ही अच्छे से। अब हम लोग 5वां क्वेश्चन समझते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। 5 लॉन्ग हो गया, 5 हमारे लघु। ठीक है, देखो ध्यान से समझना, इसमें मैं आपको 5 समझाऊंगा। देखो
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश के जीवन की अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, वस्तुएं, सेवाएं तथा लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना परिवहन कहलाता है। यह परिवहन 3 महत्वपूर्ण स्तर वाली होती हैं, एक हमारा स्थल, एक जल, एक वायु। आप स्थल यानी कि रोड के द्वारा जा सकते हो, एक जल के द्वारा जो जल के नीचे चलती हैं, जो जल पर चलती हैं, शिप जिसे जहाज कहते हैं, वायु, ठीक है, वायु परिवहन, हेलीकॉप्टर वगैरह, ठीक है। अब संचार क्या है? संचार के साधन वे साधन है जिनका प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश भेजने के लिए किया जाता है। यह दोनों ही किसी देश की जीवन रेखा कहे जाते हैं, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट समझाता हूं। पहला, एक देश के विकास की गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ उसके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वाहन की सुविधा पर निर्भर करती है। आपने बहुत सारे वस्तुओं का उत्पादन कर लिया, बट आपने उसको मतलब बाई सेल करने, मतलब बेचने के लिए आपने दूसरी जगह नहीं भेजा, तो उसका क्या फायदा? तो वो तो हमें साधन का उपयोग करना ही पड़ेगा। तो ये साधन भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सक्षम परिवहन के शासन तीव्र विकास हेतु पूर्ण अपेक्षित है। दूसरा पॉइंट है, भारत में अपने विशाल आकार, विविधताओं, भाषाएं तथा सामाजिक व सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों में सुचारू रूप से जुड़ा है। इसका कारण अच्छे परिवहन तथा संचार के साधन ही है। अगर एक दूसरे से कनेक्ट है तो वो हमारा अच्छा परिवहन तथा संचार के साधन ही है। पहले जो चीज आप भेजते थे 1-2 दिन 7 दिन लग जाता था संदेश भेजने में, अब व्हाट्सएप पे आप हाय लिखो, उधर से आ जाएगा मैसेज हेलो, ठीक है। तो ये होता है हमारा। अगला हम लोग पॉइंट समझते हैं। तीसरा पॉइंट समझो, यहां है सक्षम व तीव्र गति वाले परिवहन से आज संसार एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया है। परिवहन का यह विकास संचार साधनों के विकास की सहायता ही संभव है। अब इस प्रकार से हम परिवहन तथा संचार के देश के विकास में बहुत मदद करती हैं तथा यह किसी देश के जीवन की अर्थव्यवस्था कहे जाते हैं। इसी कारण ही हम किसी जीवन की अर्थव्यवस्था कहते हैं परिवहन तथा संचार को, ठीक है। तो ये हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सामाजिक विज्ञान के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय मैंने समझा दिया। एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से बोर्ड एग्जाम में 7 मार्च को देना, जब आप पेपर देने जाना देख लेना, ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही। तो आज का ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो आप लोगों को जल्द ही मिल जाएगी क्योंकि इसमें मैंने आपको लघु दीर्घ समझा दिया। मानचित्र और ऑब्जेक्टिव की वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगी, मानचित्र का बहुत ही जल्द आने वाला है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।